नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से एक बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कल मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है चूंकि बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई है। 1 से 2 दिन में सीट बंटवारे का भी ऐलान हो जाएगा और सीटों के बंटवारे का भी ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। तो कल कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि खबर यह सामने आ रही थी कि आज ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन चूंकि लिस्ट तैयार नहीं की गई थी, बीजेपी आपको बता दें कि बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई थी, इसी वजह से टल गया है आज। और कल 11 बजे के करीब ये खबर सामने आ रही है कि कल 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अब खबर सामने आ रही है कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखिए, कल देर शाम अचानक से खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन जो खबरें सुबह में आई कि बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार आज चल गया था। और कल अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बीजेपी की लिस्ट तैयार हो गई है और आज कभी भी राज्यपाल को लिस्ट दिया जा सकता है। एनडीए की तरफ से जो पूरी लिस्ट है एनडीए की लिस्ट वो दिया जा सकता है और कल 11 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जाहिर सी बात है, सियासी हलचल कल से बेहद तेज हो गई थी जब अचानक से खबर आई थी कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 5 बजे हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली कि बीजेपी की लिस्ट नहीं तैयार हो पाई थी और अब जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी की लिस्ट थी वो तैयार हो गई है और आज वो लिस्ट सौंपी जा सकती है और उसके बाद एनडीए की तरफ से राजभवन वो लिस्ट सौंपा जाएगा। मंत्रियों का लिस्ट जिसमें कौन कौन से मंत्री बनाए जाएंगे उनकी पूरी लिस्ट रहेगी और उसके बाद जो जानकारी मिलेगी कल 11 बजे राजभवन में मंडपम में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो सूत्रों के हवाले से जो अभी तक सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो यही है कि कल 11 बजे आनंद, और देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर के भी पेंच फंसा हुआ है और चूंकि आप सूत्रों के लगातार कनेक्ट में हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कब तक पेंच सुलझ सकता है? देखिए, खबर ये भी मिल रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और 1 से 2 दिन में सीटों के बंटवारे पर भी घोषणा हो जाएगी और वजह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। एनडीए के तमाम घटक दल के सहयोगी उसमें मौजूद रहेंगे और उस घटक दल के सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन सी सीटें मिली हैं। सिर्फ यही घोषणा नहीं होनी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, बल्कि इस बात का भी घोषणा होगा कि भाई फला पार्टी को ये इतनी सीट मिली है और यहाँ से उन्हें चुनाव लड़ना है। तो एनडीए की पूरी कोशिश है कि एक अच्छा मैसेज के साथ कन्वे किया जाए कि भाई एनडीए में सीटों का बंटवारा अच्छे माहौल में हुआ है और जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर हम हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तमाम पार्टियों को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं और कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका भी ऐलान किया जाएगा। तो 1 से 2 दिन में अगले 24 से 48 घंटे में कभी भी सीटों का ऐलान किया जा सकता है। ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और दिल्ली से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। पशुपति पारस के आवास पर ही यह बैठक होनी है। आपको बता दें कि पशुपति पारस और प्रिंस राज मौजूद रहेंगे। चंदन सिंह और महबूब अली कैसर मौजूद रहेंगे बैठक के दौरान। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी मौजूद रहेंगे और अगले कदम पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि आपको बताते चले कि पारस को एक भी सीट का ऑफर नहीं मिला है और आपको बता दें कि भविष्य की राजनीति पर चर्चा की जानी है आज बैठक में। आरएलजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पशुपति पारस अपनी बात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिल करके रखना चाहते हैं। बात शाह या नड्डा से मिल करके रखना चाहते हैं पशुपति पारस, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक समय नहीं मिल पाया है और इनकी बातचीत भी ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि बैठक होनी है और इस बैठक में पशुपति पारस, प्रिंस राज मौजूद रहेंगे। चंदन सिंह और महबूब अली कैसर भी मौजूद रहने वाले हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अगले कदम पर चर्चा होनी है, रणनीति बनाई जानी है। क्योंकि हाजीपुर सीट जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है और ऐसे में चाचा भतीजा के बीच में ठनी हुई है। तो कितनी जो सीटें हैं वो बीजेपी इनको दे रही है और कैसे उन्हीं सीटों में इनको बंटवारा करना होगा, हाजीपुर से कौन लड़ेगा चुनाव, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आगे रणनीति बनाने के लिए ये बैठक हो रही है। अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमितेश, ये खबर सामने आ रही है कि आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से ये बैठक महत्वपूर्ण है?
देखिए, कल शाम से ही जब से इस बात की खबर आई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बीजेपी के साथ जो है गठबंधन फाइनल हो गया है, डील फाइनल हो गई है, उसके बाद से ही पशुपति पारस खेमे में काफी हलचल तेज हो गई है। और निश्चित रूप से कल शाम को यहाँ पर पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी मिले थे, चारों सांसद यहाँ पर बैठे थे, रात में बड़ी बैठक हुई। उसके बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी जो RLJP है, पशुपति पारस की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी कि आज संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। हालांकि RLJP की तरफ से ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी हमारी बातचीत बीजेपी से चल रही है, बीजेपी नेताओं के हम लोग संपर्क में हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अमित शाह और JP नड्डा से समय मांगा गया है पार्टी की तरफ से और पशुपति पारस की तरफ से कि वहां मिल करके हम अपनी बात को रखें। तो बीजेपी से मुलाकात, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का समय मांगा गया है। अब तक समय मिला नहीं है, लेकिन RLJP की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है हम NDA के हिस्सा हैं। और इस बाबत जो आज जो बैठक होने की जानकारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल की तरफ से दी गई है, उसमें बिल्कुल साफ है कि आज की बैठक में सब कुछ तय होगा कि आने वाले दिनों में हमारी रणनीति क्या होगी। फिलहाल NDA के साथ ही रहने की बात कही जा रही है पारस गुट की तरफ से। तो अमितेश, ये केवल कयासों का दौर है कि सारी सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को मिल रही है और इनको उनके चाचा को यानी कि पशुपति पारस को उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा? हो सकता है बीजेपी उनको उनके लिए कुछ और संभावनाएं देख रही हो, तो ऐसे में अभी समय है आलाकमान से बात करने के लिए और पशुपति पारस चाहते भी हैं कि वो बात करें अमित शाह और JP नड्डा से। यहाँ बिल्कुल, अगर पशुपति पारस मुलाकात करते हैं, उन्हें मिलने का समय मिल जाता है अमित शाह और JP नड्डा से, तो निश्चित रूप से अपनी बात रख पाएंगे। चूंकि मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं पशुपति पारस, तो उनको जब समय मिलेगा तो अपनी बात पार्टी आलाकमान से ऊपर स्तर पर कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, जो बातचीत का दौर चला, मंगल पांडे निगोशिएट कर रहे थे, दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जो बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि इनको केवल राज्यसभा का ऑफर किया गया कि आपको राज्यसभा में ऊपरी सदन में आपको एकोमोडेट किया जाएगा। तो इस बात से काफी एक सकते में है, कह सकते हैं कि पारस गुट सकते में है और उसको लेकर के कल रात में भी बैठक हुई और आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक की बात कही जा रही है कि उसमें सभी बड़े नेता बैठेंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या हो। जी ठीक है अमितेश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में जट्टी प्लेटफॉर्म का तोहफा मिलने से लोग बेहद संतुष्ट हैं। जट्टी प्लेटफॉर्म गंगा नदी में तैरता हुआ प्लेटफॉर्म होता है। जट्टी प्लेटफॉर्म के निर्माण के बाद गंगा दियारा इलाके से लोग छोटे नाव के सहारे सुरक्षित आवागमन कर पाएंगे। लोगों से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत गुहा ने। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तरफ से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में एक जट्टी प्लेटफॉर्म निर्माण करवाया जा रहा है। इस जट्टी प्लेटफॉर्म से क्या फायदा होगा? ये जो मनिहारी गंगा घाट है, इसमें कई दियारा इलाका है और वहाँ से सुदूर इलाके से लोग दूध मछली के कारोबार से जुड़े हुए, और ये जट्टी प्लेटफॉर्म कैसे उन लोगों तक फायदा पहुँचाएगा, इस पर जरा बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्माण करवाया जा रहा है। मनिहारी के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो जट्टी प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। क्या जानकारी है, इससे क्या फायदा होगा? यह केंद्र सरकार की योजना है। जट्टी प्लेटफार्म, इसको हम लोग के ग्रामीण भाषा में तैरता हुआ प्लेटफार्म भी कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मनिहारी जो है गंगा के तटीय इलाका में बसा हुआ है और सुदूर दियारा क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में दूध, सब्जी और किसानों का फसल उत्पादन होता है। उसे नाव से लाने में बाढ़ बरसात के समय में एवं अन्य में काफ़ी तकलीफ होती है, दिक्कतें होती है, जिसको लेके यह दिया गया है। और इससे क्या होगा कि गंगा नदी के पानी में उतार चढ़ाव होने के कारण आराम से आर्थिक रोजगार को इससे उन्नति मिलेगी, लोग आराम से इसमें लगाएंगे और सहूलियत के साथ लोगों का आवागमन हो सके। ये जैसे ही पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाएगी नगर पंचायत के द्वारा, इसे सुव्यवस्थित ढंग से चालू कर दिया जाएगा ताकि आने वाले किसी भी यात्री या मछुआरा बंधुओं को किसी प्रकार का असुविधा का सामना न करना पड़े। ये जो इलाका है पूरी तरह दियारा इलाका है और इस इलाके के लोग आसानी से सुदूर इलाके के जो उपज है, जो दूध है, मछली है, वो पहुंचा सके, इसके लिए ये जट्टी प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया गया है। और अब लोग जल्द इंतजार कर रहे हैं कि इस जट्टी प्लेटफॉर्म का शुरुआत हो जाए ताकि लोगों को इसका भरपूर लाभ मिले। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
शेखपुरा में पहाड़ उत्खनन में 7 बड़ी कंपनी कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष 10 करोड़ से ज्यादा की राशि राजस्व के रूप में जमा कर रही है। लीज धारक रॉयल्टी के रूप में विकास मद में 51 करोड़ रुपए के हिस्से में जमा किया गया, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। लेकिन विकास और अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी एजेंसी भी असफल होती हुई दिख रही है, क्योंकि शरारती तत्व पहाड़ी क्षेत्रों में बाधा पहुंचा रही है, जिसके कारण पत्थर उत्खनन में लगी कंपनी सुरक्षा को लेकर के लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। पहाड़ उत्खनन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजित कुमार सिन्हा। शेखपुरा का पत्थर उद्योग शेखपुरा के आर्थिक व्यवस्था में कहा जाए कि अर्थव्यवस्था का जिम्मा लिए हुए है और काफ़ी हद तक शेखपुरा का अर्थव्यवस्था भी सुधरा है। आपको बता दें कि जो भी रॉयल्टी मिलता है शेखपुरा को, और उसमें विकास कार्य भी बहुत सारे हो रहे हैं, जिसमें जो पत्थर कंपनियां राशि दे रही है राज्य सरकार के द्वारा, जो मिलता है जिला का अंश जो मिलता है, उसके मुताबिक स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। और कंपनियां को भी डायरेक्शन है इनके द्वारा, जो भी आसपास के इलाके में पेयजल संकट को दूर किया जा रहा है। व्यवधान वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए परेशान यहाँ करते आ रहे हैं बीच बीच में, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को सहयोग भी मिलते आ रहा है। कुछ अरेस्टिंग हुई है, कुछ अरेस्टिंग बाकी है। तो इस तरह के कुछ छोटी मोटी समस्याएं होते रहती हैं, जिसको कि प्रशासनिक स्तर पर पहल करके उसको समाधान करने का कोशिश किया जाता है। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। 2024 चुनावी मैदान फिल्मी हस्तियों से सज चुकी है। कलाकार लाइट, कैमरा और एक्शन के बाद अब इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी सियासत में कई दिग्गज नेताओं को सीधी टक्कर दे रहे हैं कलाकार। जीत की गारंटी है। चुनाव चेहरे से तय होते हैं, चेहरे ऐसे जो चर्चित हों, जिनका नाम हो, जिनका काम हो, जो रैलियों में भीड़ खींचते हैं, पोलिंग बूथ पर जनता का मूड बनाते और बिगाड़ते हो। चुनावी बिसात पर सारा खेल सही चेहरे पर दांव लगाने भर का है, लेकिन यही दांव कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को फिल्मी चेहरे पर दांव लगाना भारी पड़ रहा है। ये है शत्रुघ्न सिन्हा। मुंबईया फिल्मों में शॉटगन के नाम से मशहूर रहे शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ टीएमसी के तमाम उम्मीदवारों ने परेड निकाली थी, जिनमें कई अब बीजेपी के सीधे टारगेट पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तीखा हमला झेल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने बीजेपी ने संदेश खाली कांड को बूस्टर डोज लगा दी है। फिल्मी पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा के निभाए खलनायकी के किरदारों को दिखाकर बीजेपी ने संदेश खाली कांड के खलनायक की खिंचाई की है। शत्रुघ्न सिन्हा যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা হাহাকার করে, তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয় শেখ শাহজাহান এবং তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা। संदेश खाली के खलनायक से टीएमसी उम्मीदवारों की तुलना कर बीजेपी हमलावर है। एक तो नहीं, दर्जन भर उम्मीदवारों की कुंडली बीजेपी नेता बांट रहे हैं, आरोपों के साथ कि ममता बनर्जी के पास सीरियस नेताओं की किल्लत का दावा भी किया जा रहा है। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। खुद को निशाने पर लिए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा भी शांत नहीं बैठे हैं। बीजेपी नेताओं के हमले के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब भी सुनिए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, ये जानकर और ईमान कर आया कि राजनीति में अगर कभी सत्ता हासिल हो गई तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होगा, मेवा का माध्यम नहीं होगा। फिल्मों में बिहारी बाबू के नाम से जाने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा खुद को बंगाली मानुष भी मानते हैं। खैर, ये राजनीति है जहां चमकते सितारे की दरकार हर दल को है। 24 के चुनाव में जितनी चर्चा राजनीतिक दिग्गजों को लेकर है, उतनी ही सुर्खियों में फिल्म और क्रिकेट जगत के सितारे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक से एक नामचीन हस्तियों को राजनीतिक दंगल में उतारकर सियासत को दिलचस्प बना दिया है।
लेकिन इसके साथ ही इन नामचीन हस्तियों के सामने आते ही इनके अनचाहे विवाद खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। जाहिर है जितने हाई प्रोफाइल नाम उतने बड़े विवाद, मगर राजनीति में इसके अपने फायदे भी हैं। सेलिब्रिटी की काट सेलिब्रिटी से की जा रही है। कहीं कहीं तो पार्टियों के गढ़ में सेंधमारी के लिए भी सितारों का सहारा लिया जाता है। देखिए दिग्गज उम्मीदवारों के बीच कहां जबरदस्त टक्कर होनी है। टीएमसी ने हुगली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के खिलाफ टीवी पर्सनैलिटी रचना बनर्जी को टिकट दिया है। बहरामपुर सीट के सिटिंग सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बंगाल से यूपी आई है। यहाँ रवि किशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हास्य धारावाहिक लापतागंज की अभिनेत्री काजल निषाद को गोरखपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की टक्कर अखिलेश यादव से मुमकिन है। उधर कांग्रेस की तरफ से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राज बब्बर का नाम फाइनल हो सकता है। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से होगा। सभी राजनीतिक दल फिल्मी हस्तियों और पूर्व क्रिकेटरों को राजनीति के मैदान में आजमाते रहे हैं, लेकिन अक्सर ये स्टार्स बड़े नेताओं को धूल चटा देते हैं। अमिताभ बच्चन बनाम हेमवती नंदन बहुगुणा हो या फिर राम नाईक बनाम गोविंदा और अब स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, अक्सर ये स्टार्स बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में राजनीतिक दल एक बार फिर बड़ी फिल्मी हस्तियों और पूर्व क्रिकेटरों पर दांव लगा रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ का नाम है। तो टीएमसी ने कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान जैसे पूर्व क्रिकेटरों के साथ बांग्ला फिल्म स्टार रचना बनर्जी, सयानी घोष, जून मालिया, टॉलीवुड स्टार दीपक अधिकारी देव और शताब्दी रॉय को उम्मीदवार बनाया है। जैसे जैसे लिस्ट आएगी सितारों के नाम बढ़ते जाएंगे। हालांकि चुनावी दंगल में उतरने वाली सभी नामी हस्तियां जरूरी नहीं कि राजनीति में रच बस जाएं। ज्यादातर तो यही देखने में आता है कि सितारों को सियासत रास नहीं आती, क्योंकि पार्टियों की विचारधारा और मुद्दों से कटे सेलिब्रिटी राजनीति में खुद को प्रवासी की तरह पाते हैं। वहीं इनके ग्लैमर की चकाचौंध में फंसकर वोट देने वाली जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। जो फिल्मी सितारे सियासत को सीरियसली लेते हैं उनकी बात कुछ और ही होती है। इसी वजह से उत्तर से ज्यादा दक्षिण भारत की राजनीति में सेलिब्रिटीज को ज्यादा तरजीह दी जाती है। सचिन और सीमा ने एक बार फिर साथ फेरे लिए और एक बार फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मौका था दोनों की शादी की पहली सालगिरह का। देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर और सचिन की शादी को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर सीमा हैदर ने बेहद अलग अंदाज में शादी की पहली सालगिरह मनाई। सीमा ने बेहद खूबसूरत लाल जोड़ा पहन रखा था, तो वहीं सचिन ने ग्रे कलर का सूट पहना था। शादी की सालगिरह के मौके पर शादी की सभी रस्में पूरी की गई। इस मौके पर सीमा और सचिन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सीमा और सचिन का कहना है कि दोनों की 12 मार्च को ही नेपाल में शादी हुई थी। शादी के बाद सीमा सचिन के साथ नेपाल से भारत आ गई थी। वो अपने 4 बच्चों को भी लेकर नोएडा आई थी। पहली बार सीमा हैदर 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से शारजाह एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल पहुंची। 17 मार्च 2023 को इसी रूट से नेपाल से वापस चलकर 18 मार्च 2023 को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से वो नेपाल पहुंच गई थी। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट और 1 अधूरे नाम पते का बिना प्रयोग किया हुआ पासपोर्ट मिला था, जिनकी जांच की जा रही है। पिछले करीब 1 साल से सीमा नोएडा में सचिन के साथ रह रही है। सीमा हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाती है, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती है। सीमा ने हाल ही में लागू हुए सीएए का भी जमकर समर्थन किया है। सीमा ने चंद्रयान की सफलता का भी जश्न जमकर मनाया। सालगिरह का पूरा समारोह शादी की तरह आयोजित किया गया था।
सीमा और सचिन ने स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। घर और मोहल्ले वालों ने उन्हें आशीर्वाद और शगुन दिया। सीमा का कहना है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वो किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो सचिन के साथ भारत में ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सीमा का पहला पति गुलाम हैदर अपने चारों बच्चों को वापस पाकिस्तान बुलाना चाहता है। इसके लिए उसने कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं सीमा सचिन के प्यार में डूबी हुई है। अब देखना यह है कि सीमा और सचिन कैसे कानूनी लड़ाई का सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।